मानव शरीर में अस्थि के जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? आप जानते हैं मेरे प्यारे साथी, मानव शरीर में अस्थि भी जुड़ता है, अस्थि और पेशी भी जुड़ते हैं, और आपको ये भी पता है पेशी भी जुड़ते हैं। तो उसको क्या-क्या कहते हैं समझिएगा, बहुत ही सुंदर चीज़ है। और आप जानते हैं मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होते हैं, बच्चों में 300 होते हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न क्या कह रहा है? एकदम प्रश्न पे ध्यान देना है। कह रहा है कि मानव शरीर में अस्थि जोड़ को, यानी अस्थि हड्डी अगर जुटा हुआ जुड़ाता है, उस संरचना को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं, टेंडन कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, या सारकोमियर कहते हैं, क्या कहते हैं? एकदम आंसर आप सब देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अस्थि जोड़ को हम लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। और अस्थि और पेशी का जोड़ रहेगा, यानी अस्थि और पेशी का जोड़ रहेगा, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या कहेंगे पता है? अस्थि और मांसपेशी जिसको कहते हैं, अगर जोड़ रहेगा पेशी का तो उसको आप टेंडन कहेंगे, और पेशी रहेगा तो उसको फेमसिया कहेंगे। तो अगर पेशी रहेगा क्या कहेंगे? फेसिया कहेंगे या फेमसिया कहेंगे? क्या कहेंगे? फेसिया कहेंगे, जो पेशी होगा। और अस्थि और पेशी रहेगा तो उसको आप टेंडन कहेंगे। बिल्कुल सही है। एकदम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये प्लाज्मा निर्माण, यह इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, सूर्य एवं तारों में जो ऊर्जा का उत्पन्न होता है, सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो उसका है क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के कारण ही यानी सूर्य एवं तारों में ऊर्जा यानी होती है, ऊर्जा उससे जो प्राप्त होती है वो किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण। जो आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, नाभिकीय संलयन में यहाँ पे जो भाग लेते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम लेते हैं। हाइड्रोजन अगर 75% लेंगे तो हीलियम जाकर के 25% लेंगे, यानी हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों के कारण ही यानी सूर्य और तारों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के माध्यम से। तो आंसर लगा देंगे नाभिकीय संलयन। आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है, लेकिन परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब कहिएगा सर नाभिकीय संलयन क्या है? जब दो या दो से अधिक छोटे-छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, उसी को आप क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। और सूर्य से आता है, सूर्य के सतह का तापमान आप सभी को बताए हैं कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गैस को द्रव में बदलता है? यानी ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या संघनन? तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, ठोस से अगर डायरेक्ट गैस में बदला हो, या गैस से ठोस जाए, ठोस से अगर हम डायरेक्ट कहते हैं गैस में अगर बदल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, जैसे पूजा सुनते हैं ना, तो आरती लगाते हैं तो कपूर का रखते हैं उसमें, तो कपूर क्या होता है? ठोस रहता है, उसको अगर जलाते हैं डायरेक्ट ठोस से गैस में चला जाता है, वो द्रव में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उस क्रिया को आप ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है गैस को द्रव में बदलना, यानी गैस से द्रव बदलना, तो वो आ जाएगा संघनन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संघनन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे वाष्पीकरण क्रिया क्या है? वाष्पीकरण में क्या था? द्रव से गैस बनता है, द्रव से गैस बनता है। और संघनन में क्या होगा? गैस को द्रव में बदलता है, तो वो आपका संघनन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? चौथा नंबर हो जाएगा। एकदम आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप सब। जवाब आप सबका बहुत ही सुंदर है। निम्नलिखित शर्करा में कौन सा शर्करा डाइसेक्राइड शर्करा है? डाइसेक्राइड शर्करा इसमें कौन है? तो आप सब इसका आंसर बताइए। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, या माल्टोज है, गैलेक्टोज है? कौन सी शर्करा है जो डाइसेक्राइड्स है? तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, शर्करा में सबसे मीठा जो होता है फ्रुक्टोज का होता है, पिछले क्लास में आप देखे थे। और फ्रुक्टोज यहाँ पे जो है मोनोसेक्राइड्स है, फ्रुक्टोज जो है मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोज जो है मोनोसेक्राइड्स है, और ग्लूकोज जो है क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। तो इसका मतलब है माल्टोज जो है क्या हो जाएगा? यानी कि डाइसेक्राइड्स हो जाएगा। तो ये हमारा जो है माल्टोज, इसका आंसर हो गया जो डाइसेक्राइड्स है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज ये सब क्या है? मोनोसेक्राइड्स है ना।
चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। यानी मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है और जो है डाइसैकेराइड में यानी कि माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है और सुक्रोज आता है। वो जो हो जाता है वो डाइसैकेराइड में आता है। तो माल्टोज यहाँ है, इसके अलावा लैक्टोज और सुक्रोज जो है दोनों क्या है, डाइसैकेराइड्स है। बाकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है मोनोसैकेराइड्स है। एकदम क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथी, समुद्र के जल में बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल के ऊपर होता है? 1/5, 1/9, 1/10, 1/20। इसका आंसर आप सब जरूर दीजिएगा। देखते हैं आप सब इसका आंसर क्या देते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है? आप सभी का आंसर आ रहा है सी। क्या आ रहा है? सी आ रहा है। सी आ रहा है ना, सी आ रहा है, बिल्कुल सी आ रहा है। लेकिन ये सी आंसर होगा नहीं मेरे प्यारे साथी, सी आंसर होगा नहीं। हम आंसर लगवाएंगे इसमें बी। ठीक है, 1/9 भाग। समुद्र, यहाँ पूछा क्या है, समुद्र के जल में बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल के ऊपर होता है? तो 1/9 भाग। अगर हम पूछते कि जल में बर्फ के टुकड़े का कितना भाग ऊपर होता है, तो आप 1/10 बोलते हैं। जैसे नदी का जल, जो साधारण जल है, उसमें अगर बर्फ को टुकड़ा रखेंगे तो 1/10 भाग ही ऊपर आएगा। और अगर समुद्र जल में बर्फ का टुकड़ा रखेंगे तो 1/9 भाग आएगा। इसलिए फंसिएगा यहाँ पे नहीं। समुद्र के जल पूछे तो 1/9 भाग आप आंसर लगा दीजिएगा। बाकी एक चीज समझिएगा, जैसे समुद्र जल नहीं पूछेगा, साधारण जल में पूछेगा तो 1/10 लगा देंगे। क्या कर देंगे? 1/10 लगा देंगे। और एक चीज यहाँ पे जानिएगा मेरे प्यारे साथियों, कि समुद्र जल का जो है घनत्व साधारण जल के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण समुद्र में तैरना आसान होता है। समुद्र में तैरना क्या होता है, आसान होता है। इसलिए 9 में से 1, और जो साधारण जल है वो 10 में से 1। क्लियर बात है? कहीं कोई तकलीफ, कहीं को किसी तरह से कोई परेशानी क्या मेरे प्यारे साथियों? एकदम आंसर लगा देंगे 1/9। हम बार बार कह रहे हैं कि साधारण जल रहेगा तो लगा देंगे 1/10, नदी का जल रहेगा तो 1/10 लगाएंगे। कोई तकलीफ, कोई परेशानी बताइएगा एकदम आप सब कमेंट करके मेरे प्यारे साथियों। लेकिन एनर्जी के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा और सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरे प्यारे साथी सभी को फायदा हो सके, सभी को आनंद मिल सके क्लास का। सवाल क्या कहता है, सूर्य की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त तापमापी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि सूर्य का तापमान मापने के लिए, यानी अधिकतम तापमान मापने के लिए, 800 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान मापने के लिए आप प्रयोग करते हैं यंत्र का। क्या करते हैं? पायरोमीटर का करते हैं। क्या करते हैं? पायरोमीटर का। यानी अधिकतम तापमान के लिए मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि सूर्य के तापमान के मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं, उस यंत्र का नाम क्या है? पायरोमीटर है। लेकिन मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे आपका क्या है पता है? डॉक्टरी तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी, पेंटिनम तापमापी, गैस तापमापी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा पूर्ण विकिरण तापमापी। क्या है? सूर्य की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त तापमापी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कहेंगे पूर्ण विकिरण तापमापी। तो आंसर क्या लगा देंगे? बी नंबर लगा देंगे, पूर्ण विकिरण तापमापी। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि सूर्य के तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो पायरोमीटर का करेंगे। एकदम क्लियर है। चलिए, बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार आगे एकदम आप सब बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। 800 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे सर इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका जो होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। दूसरा आपका जो होता है, दूसरा जो होता है आपका वो द्वितीयक होता है। द्वितीयक होता है। अब देखिएगा प्राथमिक में क्या क्या होता है, द्वितीयक में क्या क्या होता है, ये बात अगर समझ गए तो एक सवाल तो आपका पहला बन जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों इसमें लाल रंग अगर बाहर रहे, लाल रंग अगर बाहर रहे और जाकर के इसमें बैगनी रंग अंदर रहे, बैगनी रंग जो है अंदर रहे, देखिएगा बैगनी रंग अंदर है, लाल रंग क्या रहे? बाहर रहे, और बैगनी रंग मेरे प्यारे साथी क्या रहे? अंदर रहे। और यहाँ पे बात हो जाए कि सेम उल्टा, कि लाल रंग जो है अंदर रहे, लाल रंग अंदर रहे और बैगनी रंग बाहर रहे, और जाकर के बैगनी रंग क्या रहे? बाहर रहे। तो आप समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि लाल रंग बाहर बैगनी रंग अंदर तो प्राथमिक और इंद्रधनुष कहलाएंगे, और लाल रंग अंदर बैगनी रंग बाहर रहेंगे तो द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये
द्वितीयक कहलाएंगे, जिसका लाल रंग अंदर में रहेगा और बैंगनी रंग बाहर में रहेगा, और द्वितीयक इंद्रधनुष होगा। और जो प्राथमिक होगा लाल रंग बाहर होगा और बैंगनी रंग क्या होगा, अंदर होगा। इसमें कह रहा है लाल रंग बाहर और बैंगनी रंग क्या है, अंदर है। तो लाल रंग बाहर, बैंगनी रंग अंदर, तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष है, प्राथमिक इंद्रधनुष है। और मेरे प्यारे साथियों कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष की जो घटना घटते हैं, एक बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष की घटना 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो इसलिए द्वितीयक इंद्रधनुष होगा। 2 बार होना, द्वितीयक होना, तो ये माइंड में सेटअप रखिएगा। 2 बार अपवर्तन, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो द्वितीयक, 1 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक पूर्ण परावर्तन, तो समझिए प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाएगा। और आप सभी को पता है कि सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। अगर सुबह का टाइम है तो पश्चिम की तरफ दिखेगा, और शाम का टाइम है तो उसके विपरीत पूरब की तरफ दिखेगा इंद्रधनुष। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा एकदम मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे जाना निम्न में से क्या दर्शाता है। देखते हैं, जब भी आपका मौसम विभाग में लगा रहता है, पाठ्यांक लगा रहता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक लगा रहता है, वह मौसम साफ का मौसम किस प्रकार है वो बताने के लिए लगा रहता है। तो कहते हैं कि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक अचानक अगर नीचे गिरता है तो क्या बताता है, तो मेरे प्यारे साथियों आंधी और तूफान बताता है। बैरोमीटर का अगर अचानक गिरेगा तो आंधी और तूफान बताएगा। अगर अचानक ऊपर चढ़ जाएगा, अचानक अगर ऊपर चढ़ जाएगा तो शुष्क मौसम बताएगा। अगर अचानक ऊपर चल जाएगा तो कहेंगे शुष्क मौसम बताएगा। अगर अचानक गिर जाएगा तो आंधी और तूफान बताएगा। क्या बताएगा, आंधी और तूफान बताएगा। और अचानक नीचे जाना, आंधी तूफान बताना, अचानक ऊपर जाना, शुष्क मौसम बताना। क्या बताना, शुष्क मौसम बताना। धीरे धीरे ऊपर जाना, मेरे प्यारे साथियों अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा, धीरे धीरे आस्ते आस्ते अगर ऊपर जा रहा है तो समझिए कि दिन साफ बता रहा है। और धीरे धीरे अगर नीचे आ रहा है, धीरे धीरे अगर नीचे आ रहा है तो समझिए वर्षा होने को बता रहा है। एकदम क्लियर है। तो मेरे प्यारे साथियों अचानक नीचे गिरेगा आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा, अचानक ऊपर जाएगा तो शुष्क मौसम, अचानक धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो साफ दिन होगा। एकदम आंसर क्लियर है। और आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों बैरोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। बैरोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, तो कहेंगे वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापते किससे, बैरोमीटर से मापते हैं। और आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों कि वायुमंडलीय दाब जो मापने वाली है बैरोमीटर, उसका आविष्कार किसने किया था, तो टॉरसेली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, टॉरसेली ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति देख पाता है। निकट दृष्टि दोष, देखिए दृष्टि दोष के बाद एक चीज बताएंगे मेरे प्यारे साथियों कि इसको अभी कभी नहीं भूलिएगा। कहता निकट दृष्टि दोष ग्रसित व्यक्ति देख पाता है। एक चीज बता दें, जो दिखता है वही दोष होता है। आप ऐसे भी जानते हैं जो बाजार में दिखेगा वही बिकेगा, जो बाजार में दिखेगा वही बिकेगा। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए, जो दिखता है वही दोष होता है। कहता निकट दृष्टि दोष ग्रसित व्यक्ति देख पाता है। अगर निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो समझिए उसको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है और दूर की वस्तु साफ साफ उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहते हैं जब निकट दृष्टि दोष है इसका मतलब नजदीक की वस्तु से साफ साफ दिखाई देगा। केवल निकट की वस्तु जिसे उत्तल लेंस को ठीक किया जाता है, केवल निकट दृष्टि की दोष जिसका उपचार अवतल लेंस से होता है, केवल दूर की वस्तु जिसका उपचार उत्तल लेंस से होता है, केवल दूर की वस्तु जिसका उपचार अवतल लेंस से होता है। तो भैया निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति हैं तो केवल उसका निकट की वस्तु दिखेगा और उसका उपचार जो है क्या होगा, अवतल लेंस के माध्यम से किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अवतल लेंस के माध्यम से किया जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति उसको निकट की वस्तु दिखेगा और उसके लिए अवतल लेंस लगाएगा। हम याद दिला देते हैं मेरे प्यारे साथियों, हमारा ड्राइवर में मेडिकल नहीं हुआ तो हमें जो है दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, हमें नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। चश्मा खोल भी देंगे तो नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा।
इसलिए हमारे चश्मे में अवतल लेंस लगा हुआ है जो माइनस में है। अवतल लेंस हमेशा माइनस में होता है और ये निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष इसलिए होता है क्योंकि इसका नेत्र की गोलक की आकार जो है क्या होता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर की वस्तु का नेत्र गोलक का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए दूर दृष्टि दोष वाले को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, उसको नजदीक देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष पर प्रयोग करने के दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न जो क्या कहता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा है? और आप सभी को पता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। भाई क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र, एकदम बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको आप उपनाम के तीसरा नेत्र इसी को कहा जाता है। तीसरा जो नेत्र होता है, शंकर भगवान के लिए हम लोग बोलते हैं तीसरा नेत्र, तो तीसरा नेत्र जो है तंत्रिका तंत्र है। तीसरा नेत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र है। अगर हम आपसे पूछें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अगर पूछेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यकृत होना चाहिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र, जिसको आप क्या कहते हैं? तीसरा नेत्र कहते हैं।